हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिंगशी कहता है कि हमें अभी जेट पवेलियन जाना होगा। तभी हमें लेडी ग्यू को दिखाई जाती है। वो कहती है कि लेडी जिंग की मौत हो गई है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी और कभी उभर ही नहीं पाई। 1 साल से वो बीमार ही थी। और तभी एक लेडी इन्वेटर आकर कहती है कि जिंगशी आपसे मिलना चाहते हैं। तभी वो कहती है कि उन्हें अंदर ले आओ। हम देखते हैं कि अपा फिक्री अपना काम कर रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त पढ़ाई कर रही होती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। फिर हमें वेद दिखाया जाता है। वो कहता है कि एक लड़की खो गई है, मुझे उसके लिए बड़ी टेंशन हो रही है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास करने वाली थी। उसको अभी अभी एक हेयरपिन मिला था एक उच्च अफसर की तरफ से। वो उससे शादी करने वाला था। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला था। वो अभी जाने वाली थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे रोक दिया था। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने ही वाला था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। इसी के ऊपर अपा फिक्री कहती है कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी बड़े अच्छे घर में और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था, आखिरकार वो कहाँ जा सकती है। वो सोचती है कि ये कोई आम जगह नहीं है। 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ और उसके ऊपर पहरेदार, आखिर यहाँ पर कोई लड़की गायब कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो देखती है कि जिंगशी और लेडी ग्यू को हंस रहे होते हैं। तभी वो उनके पास आ जाती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया। तभी लेडी ग्यू को कहती है कि इन्होंने बुलाया। तभी जिंगशी कहता है कि चलो हमें तुमसे बात करनी है अकेले में। लेकिन तभी लेडी ग्यू को कहती है कि क्यों, हमारे सामने बात करने में शर्म आएगी। तभी जिंगशी कहता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के रोने की आवाज़ आती है, जिस पर हेड लेडी निवेट्रिन कहती है कि अब तो हमें जाना ही होगा। तभी लेडी ग्यू को मुंह फुलाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिंगशी और अपो फिक्री भी वहाँ से चले जाते हैं और जिंगशी को अपो फिक्री पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी वो कहता है कि तुम्हें तो मालूम ही है, एम्परर चाहते हैं कि यहाँ पर लोग पढ़े और इसीलिए उन्होंने नॉवेल्स छापी थी और कॉन्केबाइंस में बांटी थी। लेकिन तभी वो कहती है कि उसके बाद वो सारी की सारी किताबें लेडी इन्वेटन के पास चली गई और उन्होंने वो अपनी प्यारी सी छोटी छोटी लड़कियों को सुनवाई। उसके बाद काफ़ी सारी लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेने लगी है। तभी जिंगशी कहता है कि मैं यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिसपे जिंगशी चौंक जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सहमत हो गई। तभी वो कहती है कि अच्छी बातों पर सहमत होना ही चाहिए। फिर जिंगशी कहता है कि मतलब तुम्हें मेरी योजना पसंद आई, मतलब कि तुम्हें मैं भी पसंद हूँ। और फिर अजीब से हंसने लगता है, जिस पर अपो फिक्री अजीब सा मुंह बना लेती है। तभी जिंगशी नक्शे को दिखाकर कहता है कि यहाँ स्कूल बनेगा। तभी अपो फिक्री कहती है कि यहाँ पर, ये तो मेन गेट के सामने है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी और लेडी इन वेटेंस के कमरे भी यही है। वो नहीं चाहेगी कि कोई भी निचले दर्जे की लड़की उनके आसपास भी घूमे। ऊपर से पढ़ाई लिखाई वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आगे चल के। फिर जिंगशी कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई मशवरा है। तभी वो दिखाती है कि दक्षिण की तरफ लड़कियाँ कम आती है और ऊपर से यहाँ पर जंगल की तरफ बहुत सारी इमारतें भी है। यहाँ पर अगर हम स्कूल खोलेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जिंगशी कहता है कि उधर जहरीले पौधे भी है, लेकिन अपो फिक्री कहती है कि उसकी परवाह ना करे, उन्हें मैं संभालूंगी। और तभी जिंगशी कहता है कि अगर जहरीले पौधों की बात हो ही रही है तो जहरीले मशरूम की भी बात कर लेते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ पकाए गए थे। तभी अपो फिक्री उसको देखने लगती है अजीब तरह से और कहती है कि इसको पता चल गया। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम बताओ, तुम यहाँ पर जहरीले मशरूम क्यों बना के खा रही हो। लेकिन तभी वो कहती है कि वो जहरीले नहीं है, एक एंगल से अगर उन्हें ठीक से पकाया जाए तो उनमें से जहर निकल जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकती, यहाँ पर किसी की जान के साथ नहीं खेल सकती। ऊपर से मैंने देखा कि कुछ दवाइयाँ भी गायब है। लेकिन तभी वो कहती है वो तो बस मैंने मशरूम का टेस्ट बनाने के लिए ली थी। लेकिन तभी वो कहता है कि इस तरह से तुम यहाँ पर जहरीले मशरूम नहीं बना सकते। आगे से अगर मैंने तुम्हारे पास कोई जहरीला मशरूम देखा तो मैं तुमसे वो ले लूंगा। जाओ अब अपना काम करो। और फिर हमारी अपो फिक्री अपने काम पर लग जाती है। वो सोचती है कि वो शुरुआत कहाँ से करे, बगीचे से या जंगल से। फिर वो कहती है कि मुझे जंगल से ही शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे जंगल में चली जाती है और वहाँ पर मशरूम देखकर उसके मुँह से लाड़ तक पकने लगती है दोस्तों। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपो फिक्री देखती है कि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है और फिर वो कहती है कि ये मशरूम तो यहाँ पर नहीं उगने चाहिए, तो वहीं पर उगते हैं जहाँ पर, या फिर मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद वो जेट पवेलियन आ जाती है और लेडी इन वेटिंग उसको देखकर हैरत में पड़ जाती है। वो कहती है कि तुमसे तो गंदी स्मेल आ रही है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तभी वो कहती है कि काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब एक भी जहरीला पौधा नहीं बचा। वो सारे के सारे मशरूम मैंने जाके वेट को दे दिए, लेकिन वेट को मैंने यही कहा कि सारे के सारे जहरीले हैं। हो सकता है उनमें से कुछ जहरीले हो, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें चखा नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। उनको चखूंगी और फिर बताऊंगी कि कौन से जहरीले है। ये सोचकर वो मन ही मन हंसने लगती है। फिर वो लेडी ग्यूको के पास आती है और कहती है कि मुझे देर हो गई। लेकिन तभी वो कहती है कि हमने तुम्हें थोड़ा जल्दी बुला लिया था। वो देखती है कि उनके हाथों पे काली पट्टियां बांधी जा रही होती है और वो सोचती है कि शायद ये कॉन्क्यूबाइन के गुजर जाने की वजह से है। हम देखते हैं कि हेड लेडी इन वेटिंग के साथ वो जा रही होती है और हेड लेडी इन वेटिंग कहती है कि वो बड़े ही आला दर्जे के अफसर की बेटी थी, लेकिन वो थोड़ी अजीब भी थी। तभी हमारी मामा उसको रोककर कहती है कि आपने कभी ऐसे बात नहीं की, आखिर बात क्या है। तभी वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब थी और मुख्तलिफ थी। वो दूसरी कॉन्क्यूबाइन से जलती थी और एक बार तो उन्होंने अपनी लेडी इन वेटिंग को थप्पड़ भी मार दिया था। उस वक्त हमारी ग्यू को पेट से थी और उनको जहर दिया गया था। जिंगशी ने इस बात की जाँच भी की थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया। तभी हमें उसकी झलक दिखाई जाती है और वो कहती है कि आपके पास कोई सबूत है। और तभी हम फिर से फ्लैशबैक से निकल जाते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन वक्त देखा और उनकी लेडी इन वेटरेंस ने भी। जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अगर उनके साथ ना होता तो लेडी ग्यूको के साथ होता। मैं बुरी इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लेडी ग्यूको को ऐसे नहीं देख सकती थी। तभी उसे याद आता है कि जिंगशी ने कहा था कि जहरीले पौधों से दूर रहो और ये भी फूड पॉइजनिंग की बात कर रही थी। कुछ तो तालमेल है दोनों ही बातों में, लेकिन क्या।
और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो सोचती है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इन पे कॉन्क्यूबाइन ग्यूको को जहर देने का शक था। क्या इसीलिए इनको जहर दे दिया गया मशरूम के द्वारा और सबको बताया गया कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी? लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो ये कर कौन सकता है? क्या लेडी ग्यूको? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर उनको इनको हटाना ही था तो उनके पास और भी आसान रास्ते थे। फिर वो सोचती है कि उनकी लेडी इन्वेटेंस नहीं, उनका इतना दिमाग है ही नहीं। तो फिर अब बचा कौन? मैं? नहीं, मुझ पे शक होता तो वो मुझे जहरीले पौधों को ढूंढने की जिम्मेदारी कभी ना देते। फिर वो देखती है कि उनकी लेडी इन्वेट्रिन के हाथों में एक निशान होता है और वो सोचती है कि क्या ये इनकी लेडी इन्वेट्रिन है, इसलिए वजह से वो सोच रही होती है कि इन्फेक्शन फैल रहा है, क्या मुझे इसके सिम्टम्स मालूम करने चाहिए? और तभी वो फूल रख के जाने लगती है। लेकिन तभी लेडी इन्वेट्रिन वहाँ पर आकर उनके ऊपर का कपड़ा हटा देती है और उनको देखकर हंसती रहती है और कहती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। वो सोचती है कि इनको तो इन्फेक्शन लग चुका है और ये दूसरों तक भी जाएगा। और उसको वो बात याद आती है कि जिंगशी कहता है कि तुम जहरीले पौधों का पता लगाओ। और दूसरी तरफ हेड लेडी इन्वेट्रिन की वो बात कि उनकी लड़कियों पे बहुत कठिन वक्त आया है और वो कहती है कि शायद कठिन वक्त से यही वक्त मुराद था, क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए? और फिर वो सोचती है कि वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था, मशरूम्स। और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती है। शुरुआत से शुरू करते हैं। कॉन्क्यूबाइन जीन, जो कि एक बहुत ही असर रसूख रखने वाले अफसर की बेटी थी, एम्परर भी उनको मिलने आया करते थे और वो एक अच्छे दर्जे पर फाइज थी। लेकिन अचानक से ये हुआ, फिर उन्हें ओहदे से भी हटा दिया गया। लेकिन अगर वो घर भी चली जाती तो भी उनसे कोई शादी तो करने वाला था नहीं। उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त भी मिल गई। उनकी लेडी इन्वेटेंस भी उन्हें बहुत चाहती थी, लेकिन फिर उसने उस तरह का बिहेवियर क्यों रखा? शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह उन्हें समझती है। फिर वो एक मशरूम को देखती है और कहती है मिल गया। उसके बाद वो जिंगशी को बुलाती है, उसको दस्ताने और मुँह का मास्क पहनाकर उसके सामने लाती है और कहती है कि इसको अगर छू लिया तो गए। और फिर वो उसको देखने लगता है, लेकिन तभी वो उसको उससे दूर करती है और कहती है कि इसके पास भी गए तो मर जाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और फिर वो अपने हाथ की पट्टी को हटाती है और कहती है कि मुझ पर भी ये ट्राई किया गया था, लेकिन बचपन में, लेकिन फिर बड़ी होने के बाद मैंने इसको आज देखा है। तभी जिंगशी कहता है कि तुमने ये ट्राई क्यों किया था? तभी वो कहती है कि क्योंकि मेरा शौक है। और तभी जिंगशी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मौत से खेलना तुम्हारा शौक है। और तभी वो कहती है कि मेरे अब्बा ने मुझे इलाज से ठीक कर दिया था, लेकिन दाग अभी भी रह गया। ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, अगर इसको ज़रा भी छू लिया तो तुम्हारी पूरे के पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा और फिर तुम धीरे धीरे करके मर जाओगे। मतलब ये कि कॉन्क्यूबाइन और उसका बेटा इसी मशरूम की वजह से मारे गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला है और छूने से फैलता है ये इन्फेक्शन। तभी वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ होगा कि शायद कॉन्क्यूबाइन ये जहर किसी और को देने गई होगी, लेकिन गलती से उनके बेटे को ये लग गया, जिसकी वजह से वो मर गया। इसके बाद कॉन्क्यूबाइन ने खुद को सजा देने के लिए इस जहर को खा लिया और मर गई। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं उनसे हर महीने मिलने जाता था और हर बार वो मुझसे कुछ बात नहीं करती थी और इस तरह से देखती थी जैसे कि वो मुजरिम हो। मुझे लगता है कि ये एक खुदकुशी है। लेकिन तभी अपोफिक्री कहते हैं कि स्टोरी के हिसाब से तो सही लगता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ये खुदकुशी होती तो हमें पता चल जाता। वो कहती है कि मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि उन्हें जहर दिया गया है। तभी जिंगशी चौंक जाता है और कहता है कि बताओ मुझे। तभी वो कहती है कि उनके चेहरे के ऊपर बार बार इसको लगाया गया है, लेकिन उनके हाथ पर कोई भी निशानात नहीं थे। मतलब ये है कि उन्होंने ये खुद से नहीं लगाया, किसी और ने उनके चेहरे पर लगाया है। तभी वो सोचने लगती है उस लड़की के हाथ दाग वाले थे, लेकिन तभी जिंगशी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ मुझे। लेकिन तभी वो अपना गिरेबान छुड़वा कर अपने आप को साफ करके कहती है कि मुझे कुछ मुश्तंडे और थोड़ा वक्त चाहिए। तभी जिंगशी कहता है कि जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे पता लगा के बताओ। तभी वो कहती है कि काम हो जाएगा और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। बटलर कहता है कि माओ माओ क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हमारा जिंगशी कहता है कि अपोफिक्री कुछ तो जानती है, लेकिन बस वो अपने शक को पुख्ता करना चाहती है, तो उसे करने दो। फिर हमारी अपोफिक्री जांचबीन और पूछपरछ करने के बाद हमारे बटलर के साथ दो और मुस्टंडों के साथ जंगल में आती है और कहती है बस यही रुक जाओ। तभी हमारा बटलर मशरूम को देखता है और अपोफिक्री कहती है यही खोद डालो। वो लोग फावड़ा चलाने लगते हैं और जमीन के अंदर से मिट्टी निकाल कर देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश दबी हुई होती है। लाश के ऊपर के गहनों से हमें उसका अंदाजा लग ही जाएगा कि किसकी है। तभी बटलर कहता है कि यह है तुम्हारा सबूत। तभी हमारी अपोफिक्री कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम पहली बारी में कामयाब हो जाएंगे। जिंगशी कहता है कि हमने बॉडी की जांचबीन कर ली है, वो कॉन्क्यूबाइन जीन की ही बॉडी है, लेकिन तुम्हें यह पता कैसे चला? तभी वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये हत्या है या एक्सीडेंट, लेकिन उनकी जान 1 साल पहले ही जा चुकी थी और ये उस लड़की का स्केच है जो कि 1 साल पहले ही गायब हुई थी। स्केच देखकर जिंगशी और बटलर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो हूबहू लेडी जीन की तरह दिखती है। ऊपर से चेहरे पर पट्टियां होने की वजह से बारीक फर्क पता नहीं चलता था। तभी जिंगशी कहता है कि मतलब वो लड़की और कोई नहीं, वो गायब लड़की थी। अपोफिक्री कहती है कि हुआ कुछ यूँ होगा कि लेडी जीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि किसी आम सी लड़की की शक्ल उनसे मिलती है। इसके ऊपर उनको जब पता चला होगा कि उनको एक आला अफसर ने शादी का न्योता दिया है, तब वो और भी ज़्यादा भिन्ना गई होगी। वो सोच रही होगी कि उसको उसकी मोहब्बत कैसे मिल सकती है, जबकि वो यहाँ पर एक बटे हुए शख्स के साथ रहती है, इतनी ज़्यादा मालदार होने के बावजूद। फिर उन्होंने उसको बुलाकर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की होगी, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हीं की जान चली गई। वो लेडी इन वेटरिन की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो किसी को ये बात बता नहीं सकते थे, वरना उनके भी गले कट्टे। इसी वजह से उन्होंने एक खेल खेला। वो लड़की भी चुप रही, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो ये बात किसी से करती तो उसका गला पहले काटा जाता। सभी मजबूर थी।
जुल्म करने वालियाँ भी और जुल्म सहने वाली भी। बड़े लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी जिंगशी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये। तभी वो कहती है कि उन्होंने बहुत सारे सबूत पीछे छोड़ दिए थे। तभी जिंगशी पूछता है कि सबूत। फिर वो मशरूमों का टोकरा उनके सामने रख देती है और कहती है कि ये वो मशरूम है जो जानवरों की खाद से पैदा होते हैं। असल में जानवरों को जहाँ पर दफनाया जाता है उनके मांस की खाद बनती है और उसके बाद ये मशरूम पैदा होते हैं। असल में देखा जाए तो मैंने उस लाश के खाद के मशरूम खाए थे। आय हाय हाय। लेकिन तभी उसकी झपक जाती है और वो देखती है कि उसने ये बात जिंगशी से कर ली। जिंगशी उसे देखकर कहता है तुमने इंसानी लाश से बने मशरूम खाए। तभी वो कहती है कि डायरेक्ट लाश से बने थोड़ी ना खाए हैं, पहले लाश खाद में बदली उसके बाद मशरूम बने। लेकिन तभी जिंगशी कहता है कि फिर से कहना। तब वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने कहा था कि मशरूम को मत लेकर आना, लेकिन क्या करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तभी वो कहता है कि लाश से बने हुए मशरूम ज़रूरी है। तब वो कहती है कि ऐसे मशरूम दोबारा नहीं मिलेंगे मुझे। लेकिन तभी वो कहता है कि बस बहुत हुआ, और बस हमारा मतलब वो सारे के सारे मशरूम वहाँ से उठाकर ले जाता है और हमारी प्यारी सी फकरी वो बेचारी मशरूम को जाते हुए हसरत से देखती रहती है। उसके बाद वहाँ पर गिरा हुआ एक मशरूम वो देखती है और कहती है कि लाश से बने मशरूम, आखिर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आखिर इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।